जय हिंद। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 12 अध्याय कर चुके हैं। यदि आपने वो अध्याय नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अध्याय 13 में वाक्यगत अशुद्धियां और उनके शोधन के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में रिक्त स्थानों की पूर्ति और अध्याय 15 में क्रम व्यवस्थापन के बारे में बताया गया है, जिनके प्रकार और अभ्यास के प्रश्न आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके पीडीएफ लिंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत है अध्याय 16 विराम चिन्ह। इस अध्याय के अंदर विराम चिन्हों के प्रकार और उनके प्रयोग के बारे में जाना जाएगा। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के लिए अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में एक पाई और दो पाई का प्रयोग होता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के बहुत ही विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी में विराम आदि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। 1 पूर्ण विराम फुल स्टॉप, 2 अर्ध विराम सेमीकोलन, 3 अल्प विराम कोमा, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन, 5 विस्मयादि बोधक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, 6 उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमाज, 7 निर्देशक या रेखिका डैश, 8 विवरण चिन्ह कॉलन डैश, 9 अपूर्ण विराम कॉलन, 10 योजक विराम हाइफन, 11 कोष्ठक ब्रैकेट्स, 12 संक्षेप चिन्ह शॉर्ट डैश, 13 लोप सूचक चिन्ह, 14 प्रतिशत चिन्ह, 15 समानता सूचक चिन्ह। स्रोत हिंदी का सामान्य ज्ञान भाग 1 डॉक्टर हरदेव बाहरी, पृष्ठ संख्या 281। 1 पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, गीता खेलती है, बालक लिखता है। ख किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा बदन, स्फूर्तिम काया, मदमाते नेत्र, भोली चितवन, चपल अल्हड़ गति। प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्धाली के पश्चात पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। 2 अर्धविराम का प्रयोग। अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क जहां संयुक्त वाक्य के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेषण संबंध नहीं होता है वहां अर्धविराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। ख मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। ग अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में उनके पार्थक्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल MA PhD D.Litt। 3 अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। वाक्य में जहां बहुत कम ठहराव होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है।
इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, जहाँ एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। ख, जहाँ भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। ग, संबोधन के समय जिन्हें संबोधित किया जाता है उनके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वीरेंद्र, तुम यहीं ठहरो। घ, जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, मैं कविता करूँगा। ङ, पर, परंतु, इसलिए, अंत, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि अस्वस्थ था। च, उद्धरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम से कहा, अपना काम करो। यह, वह, तब, तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है जाओ। ज, बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। 4, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। टिप्पणी, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। 5, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। क, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। ख, विनय, व्यंग्य, उपहास इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं। व्यंग्य, हे भगवान दया करो। विनय, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। उपहास। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे चिन्ह और दोहरे चिन्ह। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुलसीदास जी का रामचरित मानस पढ़ा है। ख, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलगता सूचित करनी होती है तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाना का अर्थ घर होता है। ग, उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। घ, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। 7, निर्देशक या रेखिका का प्रयोग। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब उससे पहले रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ख, विवरण प्रस्तुत करने से पहले निर्देशक रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ग, जैसे यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृति की स ध्वनि फारसी में ह हो जाती है। जैसे असुर, अहुर। घ, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूँ। ग, किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने से पूर्व रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे शायद समझ नहीं पाओ तुम मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतना दूर हूँ। ओंकारनाथ वर्मा। 8, विवरण चिन्ह का प्रयोग। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। विशेष रूप से किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है
तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। क साहित्य और समाज, ख भाषा और व्याकरण, ग देशाटन, घ विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ग नई कविता। 2 जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। 9 अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है, इसीलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है, फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन। 10 योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। क 2 विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना। ख द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। ग 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच भी इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। 11 कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखना चाहते हैं तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उन दिनों मैं सेठ जयदलाल हाई स्कूल, अब इंटर कॉलेज, मैं हिंदी अध्यापक था। ख नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे राजा का प्रवेश, पटाक्षेप। ग किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे क ख 1 2 1 2। 12 संक्षेप चिन्ह का प्रयोग, जिसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ, प्रोफेसर या प्रोप्राइटर के लिए प्रो, पंडित के लिए पंग, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए PhD आदि। 0 अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। 13 लोप सूचक चिन्ह। जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तो लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धारिया। लोप सूचक चिन्ह यों लपटाए रहे उर ज्यों मरकत मणि कंचन की जरिया। 14 प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग। 100 संख्या के अंतर्गत जिन संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सभा में 25% स्त्रियां थी, 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दें। 15 समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृतघ्न उपकार न मानने वाला, तपः धन वन तपोवन, पुनः धन जन पुनर्जन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस सीरीज के अगले भाग देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।